अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल। शहर बेंगलुरु के डबल रोड पर वाक़ई अवकाफ़ी अमलाक पर इंडिया बिल्डर्स कॉरपोरेशन के चेयरमैन ज़ियाउल्लाह शरीफ की तरफ से एक उर्दू हाल की तामीर में वक्फ बोर्ड की तरफ से रुकावट पर मारूफ समाजी कारकुन और साबिक़ वज़ीर आज़म वीपी सिंह के सियासी मुशीर रह चुके सैयद अशरफ ने सख्त बरहमी का इजहार किया है और कहा कि वक्फ बोर्ड की तरफ से बाज़ाब्ता तहरीरी तौर पर इस इमारत की तामीर के लिए इजाज़त देने के बाद और उस पर जारी काम को रोकने की कोशिश काबिल मज़म्मत है। उन्होंने कहा कि किसी भी दबाव में आए बगैर ज़ियाउल्लाह शरीफ को अपना काम जारी रखना चाहिए। इस मामले में अगर वक्फ बोर्ड की तरफ से मनमानी की गई तो उसके खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने ज़ियाउल्लाह शरीफ को पेशकश की कि अगर ज़ियाउल्लाह शरीफ मंजूर करें तो उर्दू हाल की तामीर के लिए शहर बनरकट्टा रोड पर वाक़े अपनी 15 एकड़ ज़मीन से वो 5 एकड़ ज़मीन फौरी तौर पर रजिस्टर कर देने के लिए तैयार है। इसी के साथ साथ शहर बेंगलुरु के मशहूर और मारूफ तालीमी इदारा शाहीन पर भी कई इल्ज़ामात लगाए हैं। आइए मज़ीद तफसीलात जानते हैं। मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहना चाहता हूँ और मैं आज आपको बुलाने का मकसद ये था कि मैं दो चीज़ों पे आज बात करना चाह रहा हूँ। एक जो है ना शाहीन के ताल्लुक़ से, दूसरा आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। शायद आपको कुछ दिन पहले याद है, अब आप सब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थे जब मैंने हुकूमत से एक डिमांड किया था। क्या डिमांड था? जिस तरह मुसलमानों को पूरी तरह से प्रोटेक्शन दिया जाए और उस प्रोटेक्शन के लिए SC/ST के लिए जो राइट्स दिए हैं पर इसमें जो उनको जो ST/ST प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्शन किए हैं उनके, उसी तरह का प्रोटेक्शन मुसलमानों को भी एक ये बनाना चाहिए, अमेंडमेंट करके जो है ना, हमें भी उस तरह का एक SC/ST प्रोटेक्शन जिस तरह है उसी तरह का हमें भी एक बनाना चाहिए मुसलमानों के लिए। क्योंकि हर जगह मुसलमानों को कहीं कोई कहता है कि पाकिस्तान चले जाओ, कहीं उसे मार पीट करते हैं, कहीं जो है ना पुलिस वाले भी उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं। इसलिए जो है ना हमारे लिए भी SC/ST की तरह प्रोटेक्शन होना चाहिए मुसलमानों को बोल के मैंने कहा था मेरे पिछले 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसों में। उसके बाद मैं उसको फॉलोअप किया। फॉलोअप करने के बाद जो है ना चीफ मिनिस्टर जो है ना उस चीज़ को जो है ना इसे रेफ़र करे, लॉ मिनिस्ट्री में रेफ़र करे। लॉ मिनिस्ट्री से एक ओपिनियन भी आया कि ST/SC क़ानून जो है वो पार्लियामेंट का बनाया हुआ क़ानून है, इस तरह का क़ानून बनाया नहीं जा सकता। लेकिन एक चीज़ बनाई जा सकती है कि होम मिनिस्ट्री के अंदर एक सेल बनाया जा सकता है, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ प्रोटेक्शन सेल। इसका 2 दिन पहले CM ने भी कहा है कि बन रहा है और होम मिनिस्टर ने भी कहा है कि इस तरह का सेल बन रहा है। ये सेल जो है ना आज या कल इसका नोटिफिकेशन होने जा रहा है। मैं इस ताल्लुक़ से कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री इनको जो है ना सिद्धरामैया जी को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि वो जो है ना मुसलमानों के प्रोटेक्शन के लिए एक सेल का क़याम कर रहे हैं, गठन कर रहे हैं होम मिनिस्ट्री में, जिससे मैं लगता है कि इस सेल के गठन के बाद जहाँ कहीं भी मुसलमानों को तंग किया जाएगा, जहाँ कहीं भी मुसलमानों को ही नहीं बल्कि माइनॉरिटीज़ को जहाँ कहीं भी तंग किया जाएगा, वो सीधे सीधे जो है ना सेल को कंप्लेंट कर सकते हैं, सेल से रुजू हो सकते हैं। वहाँ एक IAS ऑफिसर की पोस्टिंग होने जा रही, IPS ऑफिसर की पोस्टिंग होने जा रही है। 1-2 दिन में जो है ना नोटिफिकेशन निकल जाएगा। शायद इलेक्शन से पहले, कोड ऑफ कंडक्ट आने से पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं CM साहब का आभारी हूँ कि उन्होंने जो है ना मुसलमानों के तई अच्छी सोच रखे हैं, अच्छी तरह से मुसलमानों की देखभाल के लिए भी जो है ना एक सेल का क़याम कर रहे हैं, गठन कर रहे हैं। इसके लिए उनको मुबारकबादी देना चाहता हूँ मैं, और आप सबको मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ इस बात की। दूसरा ये है कि अभी कल में एक बिल्डर साहब हमारे शरीफ साहब ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब का स्टेटमेंट देख रहा था। भाई, जब ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब को वक्फ बोर्ड ने रिटर्न इसमें दे दिया है कि आप वहाँ डबल रोड की ज़मीन पे जो है ना आप कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं, तो उनको क्यों रोक रहे हैं फिर वक्फ बोर्ड से? जब एक बार उन्होंने वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, कौम के लिए कुछ अच्छा काम करें, तो उनको रुकावट क्यों पैदा कर रहे हैं? वहाँ वक्फ बोर्ड क्यों रोक रहा है उनको?
जब आपने एक बार उनको परमिशन दे दिया, ये वक्फ बोर्ड का काम नहीं है, किसी का नहीं है, मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, करोड़ों रुपए अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं, तो इसे रोकने की क्या ज़रूरत है? क्यों रोका जा रहा है उनको? उनको रोकना नहीं चाहिए, उनको काम भी रोकना नहीं चाहिए। हम लोग उनके साथ हैं, हम लोग शरीफ साहब के हैं, साथ हैं। उनको काम बिल्कुल रोकना नहीं चाहिए और उनको आगे बढ़ना चाहिए और काम को उनको आगे बढ़ाना चाहिए। उनको रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखते वो कौन आता है वहाँ रोकने के लिए, हम लोग वहाँ पहुँचेंगे अगर हमारी ज़रूरत पड़ी तो। हम उनको वो काम रोकने नहीं देंगे, क्योंकि वह कौम के लिए काम हो रहा है। जब कौम के लिए काम हो रहा है तो किसी को रोकने का हक रहता ही नहीं है। जब औकाफ वक्फ बोर्ड ने एक उनको आर्डर दे दिया, उनको एक रिटर्न परमिशन दे दिया, तो क्यों नुकसान कर रहे हैं उनका? हाँ, अगर मेरी तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब को, अगर वहाँ कोई आपको दिक्कत हो रही है, अगर वो लोग आपको तंग कर रहे हैं, अगर आप उससे वहाँ से हटकर कहीं और बनाना चाहते हैं, तो बन्नरगट्टा में मेरी ज़मीन है, 15 एकड़ मेरी ज़मीन है, मेन रोड पे है। उस ज़मीन में से 5 एकड़ ज़मीन मैं उनको देता हूँ। 5 एकड़ ज़मीन आज कल लाइएगा, कल मैं सुबह रजिस्टर करके दे दिया मैं उनको। यहाँ तो 1 एकड़ की बात है, मैं तो 5 एकड़ दूंगा आपको। ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब, आप आइए आगे बढ़कर। अगर वहाँ कोई दिक्कत होती है तो छोड़िए उस चीज़ को, आइए, मैं 5 एकड़ ज़मीन आपको देता हूँ, कल आप रजिस्टर करा लीजिए, कल सुबह मैं तैयार हूँ। क्लियर है? ये जो है ना इसके जो है ना, इसका रोड है ना आपका, हिमालय ड्रग्स का जो रोड है, अंदर से जो हैसरगट्टा से जाता है, उसी गोल्डन पाम जो संजय का जो रिसॉर्ट था, उसी रोड पे है मेरी ज़मीन। मेन रोड के ऊपर है, मेन रोड के साथ लगी हुई है। नहीं, माकड़ी तक निकलता है वो रास्ता, माकड़ी निकलता है। ये हैसरगट्टा से 2 किलोमीटर पे है वो रास्ता, जो है ना माकड़ी में निकलता है इसके पास। तो मेन रोड है वो, मेन रोड को लगी हुई है। मेरे ज़मीन के बाजू जो है ना, राजीव गांधी हाउसिंग कॉरपोरेशन के 2000 फ्लैट्स आए हैं, मेरे बिल्कुल सटी हुई मेरे साथ ही जो ज़मीन है वहाँ है। मैं वहाँ 5 एकड़ ज़मीन आपको देता हूँ, आप वहाँ करिएगा। जब कौम का एक काम हो रहा है तो क्यों रोका जा रहा है इसे? क्या ज़रूरत है रोकने की? तो ऐसा करके ही जो ना कौम को पीछे डाल दिए लोग। जब वक्फ बोर्ड, कैसे कैसे लोगों को आपने ज़मीन दी है वक्फ बोर्ड वालों ने, चोरों को, उचक्कों को, गैर गलत काम करने वालों को, फ्रॉडों को आप ज़मीन देते हैं। एक अल्लाह का बंदा एक सामने आके आगे आके जो है ना, उस पर अगर कुछ कौम के लिए बनाना चाहता है, करोड़ों रुपये अपने जेब से खर्च करना चाहता है, तो आप उसे रोक क्यों रहे हैं? और वक्फ बोर्ड को चाहिए कि उनको रोकने की ज़रूरत नहीं है और रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर रोकेंगे तो बुरा होगा इनका, वक्फ बोर्ड वालों का। हम खामोश नहीं बैठेंगे। कौम की मिल्कियत है, कौम की मिल्कियत कौम वाले को देने की क्या ज़रूरत है? जब आप दूसरों को देते हैं, गैर कौमों को देते हैं, उनको लीज पे देते हैं। एक स्वामी जी को आप दे दिए वहाँ, इसमें जाके कुर्गी में, और यहाँ जो है ना शिव समंदर में एक हिंदू को आप दे दिए। तो मुसलमान अगर दे दिए, देने के बाद आप क्यों रोक रहे हैं उसे बनाने से? आपको रोकना नहीं चाहिए। कोई भी दिक्कत होती है तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे। इस बात का वक्फ बोर्ड को हम नोटिस दे रहे हैं आज। दूसरी बात यह है कि शाहिद के ताल्लुक़ से मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, मैं 27/10/2023 को। उसमें मैं ये इशू उठाया था कि उसमें कई जो है ना औकाफ की जायदादें जो है ना, उनको कम किराए पे जो है ना ये दिए हैं, लीज़ पे दिए हैं, कम किराए पे। इलीगल लीज़ था उनका सब। उसमें जो है ना क्या होगा, जब मैं 27/10/2023 को जब मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो उस टाइम पे जो है ना उनके बीदर से जो है ना मेरे पास फ़ोन आया, खदीर साहब का। दूसरे दिन मेरे पास फ़ोन आया, क्योंकि कई लोग मुझे कहने लगे, कई लोग आप प्रेस वाले भाइयों ने भी मुझसे कहा कि आप खामोश क्यों हो गए, क्यों काम नहीं कर रहे, क्यों शाहीन का मसले को आपने छोड़ दिया? मैं छोड़ा नहीं था, मैं इंतज़ार कर रहा था, मैं एक झूठे वादे में आ गया था। तो खदीर साहब का मेरे पास 27 या 28/10 को मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि अशरफ साहब आप बजा कहें, आपने सही कहा है कि वो औकाफ की जायदाद है। मैं जो है ना आपको 2-3 दिन का मुझे वक्त दीजिएगा, मुझे मालूम है वो जो है ना दरगाह की जगह है, मैं वापस कराऊंगा, आप मुझ पर भरोसा रखिएगा। मैं उन पर भरोसा किया,
उसके बाद जो है ना मैं खामोशी इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि मैं यूएस जा रहा हूँ, यूएस जाके आने के बाद फ़ौरन जो है ना हम लोग इस पे बैठ के बात कर लेंगे, और मैं मेरे भाई और मेरे भतीजे को दोनों को मैं समझाता हूँ कि वो जो जायदाद है वो औक़ाफ़ की जायदाद है, औक़ाफ़ को वापस करनी है, मैं कराऊँगा। ये वादा उनका मेरे पास था। जब वो यूएस गए, यूएस से आने के बाद 1 महीना 1.5 महीने बाद वो आए, मैं उनसे पूछा कि भाई क्या ये है, तो उन्होंने कहा कि मैं आ जाता हूँ, बैठ के बात करेंगे। फिर दूसरे तीसरे दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया, फ़ोन करके कहने लगे कि अशरफ साहब आप ऐसा करिएगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लीजिएगा और मुझे डेट बता दीजिएगा, मैं आऊँगा, मेरे भाई और मेरे भतीजे को भी साथ लेके आऊँगा। आने के बाद जो है ना हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करेंगे कि भाई ये जायदाद हम वापस वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं। यही वादे के मुताबिक मैं खामोश रहा, मैं खामोश नहीं था। जब मैं ये समझ रहा था, जब वो मुझसे वादा कर रहे हैं तो मैं ये समझा कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी वक्फ को आ जाएगी, क्यों मैं खामखा उसमें ये करूं, इसलिए मैं खामोशी इख्तियार किया। उसके बाद जो है ना मैं इनको कई बार फ़ोन किया, जवाब नहीं आया मुझे। एक दिन मैंने उनसे कहा कि मुझे मिलना ही है, अगर आप कहें तो मैं भी इधर आ जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं आ रहा हूँ। दूसरे दिन वो आ गए। आने के बाद खैर बैठे, मेरे घर पे ही बात हुई, आधा 1-2 घंटे बात हुई हमारी उनकी। तब उन्होंने कहा कि इस पर कोई उन्होंने ये नहीं किया, नोटिस ही नहीं लिया। फिर आखिर में मैंने उनसे पूछा भाई कब बुलाएंगे, अब आप आ गए हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के उसको डिक्लेयर कर दीजिएगा वक्त की प्रॉपर्टी है, और सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना उनको दे दीजिएगा। तो तब कहने लगे कि नहीं अशरफ साहब, वो हमारे भाई और हमारे भतीजे से बात हुई, आप अगर वो प्रूव करवा दें कि वो औक़ाफ़ की जायदाद है तब हम उसको आपको वापस करेंगे। मैंने कहा ये बात गलत है, आप पहले क्यों नहीं बताया ये बात? आप तो कह रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाओ, हम डिक्लेयर कर देंगे, अब क्यों बात कर रहे हैं इसे? नहीं, वो हमारे घर में बात हुई, बात होने के बाद जो है ना हम लोगों ने ये फैसला लिया है जब प्रूव हो जाए। मैंने कहा प्रूव होने का क्या है, 68 के गेजिट में जो है ना उस अदारे की जायदाद है वो, 72 के गेजिट में उसकी अदारे की जायदाद है वो, उसके ऊपर बाकायदा जो है ना सरकारी मोहर लगी हुई है। तो 74 में जब औक़ाफ़ में ट्रांसफ़र हुई मुजराई डिपार्टमेंट से, उसमें भी वो जायदाद का जिक्र है। तो मैंने कहा ये सारी चीज़ें होने के बावजूद आप कह रहे हैं नहीं वो दूसरा ये हो गया है, ऐसा नहीं, वो लोग हमारे भाई वगैरह मान नहीं रहे। मैंने कहा ये बात गलत है, आपको ये कहना नहीं चाहिए था। अगर आपने जिम्मेदारी ली थी और जिम्मेदारी ली थी, लेकिन वो लोग वो बदल गए। मैंने कहा तो इसका मतलब है आप अपनी बात से मुकर गए, अब कुछ भी समझिएगा, हम नहीं दे सकते उसे। तो ऐसे आदमियों को आप ये जो है ना, जहाँ तक मैंने इन दोनों को जाना है, शाहीन एजुकेशन ट्रस्ट और फाल्कन एजुकेशन ट्रस्ट दोनों एक ही हैं। ये बड़ी ही चालाकी से जो है ना मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये दोनों ट्रस्ट एक ही हैं, क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट बिस्मिल्लाह शाह के ताल्लुक़ से, बिस्मिल्लाह शाह कागबन रोड की प्रॉपर्टी के साथ, उसके बाद ताहा एजुकेशन ट्रस्ट के साथ, और इसके बाद जो है ना ये तीनों जो है ना, इसके बाद जो है ना ये क्वींस रोड की जायदाद दारुस्सलाम, ये तीनों प्रॉपर्टी पे उन्हीं के दस्तखत हैं, खदीर साहब के दस्तखत हैं इन पे। और ये कैसे करें? जब मैंने उनसे पूछा कि भाई अब कैसे, ये शाहीन क्या आपका है क्या? करना बेंगलोर में जो चल रहे शाहीन आपकी इंस्टीट्यूशन है? वो कहने के नहीं वो मेरी नहीं, वो मेरा भाई और भतीजे चलाते हैं। तो मतलब आप क्या इसके अंडर आ रहे हैं ना, ये ट्रस्ट के अंडर आ रहे हैं? नहीं, जो खाबिज है उसका हो गया। बोला खाबिज कैसे? या तो आप ट्रांसफ़र करिएगा उनके नाम पे, या तो आप ये मानिएगा कि ये भी हमारे इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि ये दोनों जो है ना एक नेशनल है एक इंटरनेशनल है, इतना ही फ़र्क है, एक नेशनल एक इंटरनेशनल। और मुझे कई जगह अमेरिका से भी मेरे पास कई फ़ोन आए और इनके बारे में बात किया मेरे से, और उन्होंने कुछ जानकारी भी हासिल की। वो और बात है, मैं बाद में कभी बताऊंगा, उस पर भी काम चल रहा है। तो ये लोग जो है ना बिल्कुल मुकर गए, और इनको जो है ना अल्लाह रसूल का कोई डर है ही नहीं। जब आपने एक वादा किया तो वादे के मुताबिक आपको चलना चाहिए था। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, तो खदीर साहब से मेरी ये गुजारिश है कि वो आ जाए रमज़ान के महीने में, कोई भी मस्जिद में बैठ जाएंगे, आप अपना बयान दे दीजिए, मैं अपना बयान दे देता हूँ, कौन सच्चा है कौन झूठा है पता चल जाएगा। आप पूरी तरह से मुकर गए अपनी वादे से।
ये कह दिया कि हम नहीं दे सकते इसे। तो इसका क्या मतलब है? इनको सिर्फ जो है ना जायदाद और पैसे से मतलब है और किसी चीज से इनका मतलब नहीं है। और ये दो भी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, ये दोनों फाल्कन, ये सब बेवकूफ बनाने की बातें हैं। ये रहा अब बीदर की लैंड का। बीदर की लैंड जो है ना 12 एकड़ 11 कुंटे है वो। अब वो ज़मीन उनके पास है। इस पे जो है ना वक्फ बोर्ड ने नोटिस भी इनको जारी किया है। नोटिस जारी करने के बावजूद भी जो है ना उसके अंदर जो है ना अगेंस्ट ये नोटिस जो है ना सेक्शन 60 और 60A के तहत वक्फ एक्ट 1995 के तहत जो है ना इनको नोटिस दिया गया है। इस नोटिस के तहत जो है ना काम बहुत धीरे से हो रहा है। वक्फ बोर्ड के CEO को चाहिए कि इसे एक्सपीडाइट करें। जो नोटिस इन्होंने 2020 में दिया है, 22 में दिया है, 22 से अब तक पेंडिंग की है वो। 26/8/22 को इन्होंने नोटिस दिया है। अब्दुल मन्नान साहब, उसके बाद उनकी फैमिली के मेंबर्स अब्दुल सुबान और उनके वालदा, इन तीनों के नाम 26/8/22 को इन्होंने नोटिस दिया है। ये चौथा महीना है, ये 2024 है। अब इतनी देर तक पेंडिंग क्यों है? ये CEO को फौरन एक्सपीडाइट करना चाहिए। इस चीज़ को एक्सपीडाइट करके जो है ना उनका जो ये है क्लेम जो है ना उसके फेवर में जो है ना औकाफ के फेवर में जो है ना इनको फैसला देना चाहिए। देकर जो है ना ये प्रॉपर्टी जो है ना बीदर की प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेना चाहिए। और दूसरा ये है कि देखो वक्फ एक्ट बहुत क्लियर है। वक्फ एक्ट क्या कहता है? अगर एक आदमी किराएदार भी है, अगर एक कोई फर्द किराएदार है, वक्फ बोर्ड के किसी भी इंस्टीट्यूशन में वो किराएदार है, तो वो किसी भी वक्फ इंस्टीट्यूशन का, किसी भी मस्जिद का, किसी भी दरगाह का वो मेंबर नहीं बन सकता। वक्फ एक्ट बहुत क्लियर कहता है। जब एक इंसान 12 एकड़ 11 कुंटे ज़मीन कब्जा कर लेता है तो आप उसको दूसरी जायदाद लीज पे कैसा देंगे? ये वक्फ एक्ट के खिलाफ है। 4 जायदादें आपने 4 प्रॉपर्टीज उनको दिए हैं। पहली प्रॉपर्टी है ताहा एजुकेशनल ट्रस्ट, ये 25,000 ये है। पहले इनका अग्रीमेंट क्या है? 2 अग्रीमेंट कर लिए। देखिए कितना धांधली है। देखिए इसमें पहला अग्रीमेंट होता है 10/3/2014 को। 10/3/14 को पहला अग्रीमेंट होता है, वो 11 महीने का होता है। उसके बाद जो है ना 3/17 को, एक हफ्ते में ही दूसरा अग्रीमेंट करते हैं। क्यों? और जब उनको 3 साल का ये करके दे, 15 साल का ये देते हैं उनको। पहला अग्रीमेंट को माने, अब हम दूसरे अग्रीमेंट को माने। ऐसी धांधली क्यों हो रही है? मेरे पास अग्रीमेंट की कॉपीज है, मैं आपको दे सकता हूं। पहला अग्रीमेंट होता है 10/3 को और उसको अग्रीमेंट को बदल देते हैं। फिर बदल के जो है ना 17 तारीख को ये करते हैं। फिर एक अग्रीमेंट, नया अग्रीमेंट करते हैं 15 साल का। पहले अग्रीमेंट में 2 लोग दस्तखत करते हैं, 5 लोग दस्तखत करते हैं पहले अग्रीमेंट में। दूसरे अग्रीमेंट में सिर्फ 2 लोग दस्तखत करते हैं। अब ये क्या करना चाह रहे हैं आप? वक्फ बोर्ड खामोश क्यों है? जब अग्रीमेंट पहला था तो दूसरा क्यों बदला? 11 महीने से 15 साल कैसे बदल गए? इलीगल काम क्यों कर रहा है वक्फ बोर्ड? ऐसे इलीगल चीजों को अप्रूवल क्यों दे रहा है? इससे पहले के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि खदीर साहब का इसमें कोई रोल नहीं, ये बीदर का कोई मामला नहीं, ये बेंगलुरु के फाल्कन का घोटाला है। बाद में जब अग्रीमेंट वगैरह देखा गया तो खदीर साहब के उसमें दस्तखत है। ताहा के अग्रीमेंट में खदीर साहब के दस्तखत है। बिस्मिल्लाह शाह के अग्रीमेंट में खदीर साहब के दस्तखत है। तो शाहीन ट्रस्ट, फाल्कन शाहीन 2 अलग अलग है ना, लेकिन जो कॉलेजेस अप्रूवल मिला है कॉलेज का, शाहीन ट्रस्ट के नाम अप्रूवल मिला है। शाहीन फाल्कन को नहीं अप्रूवल मिला है, उसे एक कॉलेज का अप्रूवल मिला है बस। शाहीन फाल्कन के, शाहीन ट्रस्ट बीदर के नाम से रजिस्टर है इसे प्रॉपर्टी। क्या शाहीन ट्रस्ट के दोनों भी शामिल हैं? बिल्कुल शामिल है। सुबान और खदीर साहब। हाँ बिल्कुल, ये सब बताया ना, बेवकूफ बनाने की बात है। ये एक ही थैली के छट्टे चट्टे भट्टे, ये दोनों, एक नेशनल है एक इंटरनेशनल है, बस और कुछ नहीं है इसमें।
जब आप अपना वादा नहीं निभा सकते, आपको अल्लाह रसूल का डर नहीं है? अभी ये नहीं है बहुत चीज़ें बाहर निकलेंगी, बाहर से पैसा कितना आ रहा है, हिंदुस्तानी सरकार से कितना पैसा आया है, उसका हिसाब तो आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, इतना मामूली बात नहीं है, इसको ऐसे छोड़ नहीं देंगे। इसको मैं भेजना है तो ऐसे ही भेज दिया होता। मैं खुद प्राइम मिनिस्टर का वक्त लेके मैं उससे मिलने जा रहा हूँ और मिलूंगा मैं। ये पहली बार तो नहीं मिल रहा मैं उनसे।